इतिहास में कई कमाल की कहानियां हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिसका बदलाव हैरान करने वाला है। एक बेहद क्रूर विजेता से एक महान शासक बनने का सफर। ये कहानी है मौर्य सम्राट अशोक की। ये शब्द ये खुद सम्राट अशोक के हैं। सोचिए तो, अपनी ही जीत पर इतना गहरा पछतावा। एक इतना ताकतवर विजेता, एक महान राजा ऐसी बात क्यों कहेगा? बस यही एक सवाल अशोक की कहानी को इतना जबरदस्त बना देता है। तो अशोक की इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जहां वो पैदा हुआ था। मौर्य साम्राज्य, एक ऐसा एम्पायर जिसका एक ही मकसद था, जीतना और फैलते जाना। इसकी नींव ही विजय और युद्ध पर रखी गई थी। अब आते हैं अशोक के पिता बिंदुसार पर। वो भी कोई कम नहीं थे। अपने पिता द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य के ही नक्शे कदम पर चले, साम्राज्य को दक्षिण तक फैला दिया। और अशोक को उज्जैनी का गवर्नर बनाकर उन्होंने एक इशारा तो दे ही दिया था कि विरासत में उसे जीत और विस्तार ही मिलने वाला है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बिंदुसार का एक टाइटल था अमित्रघात, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला, स्लेयर ऑफ एनिमीज। बस इस एक शब्द से ही मौर्य वंश का पूरा कैरेक्टर समझ आ जाता है कि वो कितने अग्रेसिव थे। तो ऐसे माहौल में पला बड़ा था अशोक। साहसी था, तेज दिमाग वाला था, पर उतना ही रूथलेस, यानी कि बेहद कठोर। कहा तो ये भी जाता है कि जब 273 ईसा पूर्व में उसके पिता की मौत हुई, तो गद्दी के लिए उसने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। 99। और अब हम कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जिसने सब कुछ, सब कुछ बदल के रख दिया। एक जंग जिसने सिर्फ एक साम्राज्य की किस्मत नहीं, बल्कि एक सम्राट की रूह को हिला कर रख दिया। ये था कलिंग का युद्ध। साल था 261 ईसा पूर्व। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, एक आजाद और खुशहाल राज्य था। अशोक ने ठान लिया कि इसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाना ही है। और फिर शुरू हुई एक भयानक जंग। ये जंग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 1,00,000 लोग सिर्फ बैटलफील्ड पे मारे गए थे। सिर्फ एक लड़ाई में 1,00,000 जाने। ये नंबर अपने आप में बर्बादी की एक पूरी कहानी है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मरने वालों के अलावा 1,50,000 लोगों को कैदी बना लिया गया। उनके घर, उनकी जिंदगी सब छीन ली गई। जब अशोक ने ये मंजर देखा ना, खून से सनी जमीन, रोते बिलखते परिवार, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी इतनी बड़ी जीत उसे एक हार लगने लगी, एक बेहद खौफनाक हार। कलिंग के उस दहशत ने अशोक को अंदर तक बदल दिया। उसने फैसला किया कि अब लड़ाई, मारकाट और जीत की पॉलिसी नहीं चलेगी। अब चलेगा एक नया रास्ता, एक नई फिलॉसफी, धम्म का शासन। ये देखिए, बिल्कुल साफ दिखता है कि बदलाव कितना बड़ा था। पहले तलवार से जीत, अब धम्म से जीत। पहले जंग से विस्तार, अब शांति का पैगाम। पहले जोर जबरदस्ती से हुकूमत, अब नैतिक मूल्यों से। कहते हैं ना 180 डिग्री का टर्न, ये बिल्कुल वही था। और ये सिर्फ कोई इमोशनल फैसला नहीं था। अशोक इस नई सोच को, इस फिलॉसफी को एक प्रॉपर सिस्टम देना चाहता था। इसीलिए 250 ईसा पूर्व में उसने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई। मकसद, बौद्ध शिक्षाओं को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें पूरी दुनिया में शांति से फैलाने का प्लान तैयार करना। और इसके बाद अशोक ने जो किया, वो उस वक्त के लिए माइंड ब्लोइंग था। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। मिशन कश्मीर, गांधार और यहां तक कि दूर दूर तक मिस्र, मैसेडोनिया और साइरिन तक भेजे गए। जरा सोचिए इस बारे में। इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा था कि कोई भारतीय शासक तलवार नहीं, बल्कि एक आइडिया, एक फिलॉसफी पूरी दुनिया में फैला रहा था। तो ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक नैतिक कोड था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत, जैसा कि अशोक के एक शिलालेख में साफ लिखा है, सभी धर्मों की इज्जत करना ही असली धर्म है। लेकिन अशोक चाहता था कि उसका संदेश सिर्फ उसके समय तक ना रहे, बल्कि सदियों तक जिंदा रहे। तो उसने इसे अमर करने का एक तरीका निकाला। उसने अपने पैगाम को पत्थरों पर लिखवा दिया। एक और मजेदार बात, इन शिलालेखों पर उसने अपना नाम अशोक बहुत कम इस्तेमाल किया।
उसके बजाय वो खुद को कहता था देवानम पिया पियदसी, जिसका मतलब है देवताओं का प्यारा, जो सबको प्यार से देखता है। ये नाम ही उसके बदलाव की पूरी कहानी कह देता है। एक जालिम विजेता से एक दयालु शासक तक का सफर। ये जो शिलालेख हैं, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, ये एक तरह से उसके नए साम्राज्य का संविधान थे। इनमें क्या लिखा था? अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, लोक कल्याण जैसे सड़कें बनवाना, कुएं और अस्पताल खोलना, सभी धर्मों के लिए सम्मान। और इन सब चीजों को लागू करने के लिए उसने स्पेशल ऑफिसेज भी नियुक्त किए। धम्म महामात्र यानी नैतिकता के अधिकारी। और अशोक की विरासत, वो आज भी हमारे साथ है। सारनाथ में जो उसका मशहूर स्तंभ है, उसके ऊपर के 4 शेर, वही तो हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके आदर्श आज भी जिंदा हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? अशोक ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल ध्यान और लोगों की सेवा में गुजारे। सांची के महान स्तूप जैसी कई यादगार इमारतें बनवाईं। 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ एक अजीब विडंबना है। जिस शांति की नीति पर उसने साम्राज्य बनाया, शायद उसी वजह से साम्राज्य सैन्य रूप से कमजोर हो गया। और उसकी मृत्यु के बाद इतना शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। तो अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी शासक की महानता किस चीज से नापी जानी चाहिए? उसकी जीती हुई जंगों से, या उसकी समझदारी और करुणा से? अशोक के जीवन को देखते हुए ये सवाल जरूर उठता है, क्या वो इतिहास का सबसे महान राजा था? अब इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा।